एनालिसिस। आज के काम पे जैसे हम जाएंगे एरर एनालिसिस पे, मैंने जो आपसे कहा था उस सेंटेंस पे वापस चलता हूं। मैंने आपसे कहा था देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। और जब अनसर्टेनिटी लिख रहा हूं तो एक अच्छी चीज याद आ गई, चूंकि आप लोग प्रेजेंट भैया एक काम के बाद बताएं, आप लोग तमाम सारी कॉल मैंने करवाई थी और उन कॉल में से बताएं कुछ लोगों के जवाब मुझे बहुत शानदार लगे हैं, उनको मैंने नोट कर लिया है। उनसे ये पूछा गया बड़े सिंपली कि आपको एक जो है वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की शीट दी गई थी, आपने उसको सॉल्व किया। कुछ का जवाब तो था हाँ किया, आधा किया, जब कुछ का जवाब था कब कब गई हमने तो देखी ही नहीं। इस साल हम बता दें ऐसा कोई भी व्यक्ति बेटा जो हमें यहाँ से शीट दे रहे हैं वो शीट को अगर देखता भी नहीं है या उसे पता ही नहीं चलता बोले शीट कब आ गई और हमने तो पता ही नहीं चला बोले हमें देखी नहीं, तो मेरा मानना है एक नैतिक अधिकार उसे इस ग्रुप में बने रहने का नहीं है। तो इसलिए मैं आप सारे लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए या क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बाय द वे आपकी क्लास मिस हो जाती है वो एक अलग चीज़ है। मुझे किसी ने कहा रोहिणी जैसे जुड़ी हुई है, रोहिणी का कहना था कि हमारे घर में एक ही साथ 2-3 लोग क्लास लेते हैं, तो उसने कहा था कि हम वीडियो देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है चल जाएगा। या आदित्य शर्मा का हम कहते हैं रिस्पॉन्स था, शायद मोबाइल ख़राब था तो फॉर दैट ड्यूरेशन वो ज्वाइंट थे विद द वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आध दो लोगों का मैंने कहा जिन्होंने शीट के लिए कहा बोले हमने शीट देखी नहीं, उनसे भैया विनम्र शब्दों में आग्रह है अगर आप शीट नहीं देख पा रहे यानी आपको इतना भी इंटरेस्ट नहीं है कि ग्रुप में कौन सी शीट डली है उसके क्वेश्चन करना तो छोड़ो, हम देख भी नहीं रहे, तो बड़ा सिंपली है एक आध दो बार और चेक करूँगा, अगर आपके रिस्पॉन्सेज नहीं आते तो आपको इस ग्रुप से सादर विदा आपका किया जाएगा कि आप बाकी कहीं ज्वाइन करें जो आपको सिर्फ बिठाल के रखे, है ना, पढ़ने पढ़ाने की बात ना करें। इसलिए बाकी लोगों से आग्रह आइंदा शीट डालूँ उसको देखिए और सॉल्व कीजिए, जो डाउट है उसको आप उनसे पूछिए। बेटा आपके इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं, जो मैंने कहा अगर आपको जिस लेवल पर पढ़ा रहे हैं उस लेवल को अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे तो फिर आपको ज़रूरत क्या है फिर बने रहने की, है ना, ये ध्यान रखें। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, और ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ है। हाँ पूछें, इम्परफेक्शन एरर बता दूं, बढ़िया इम्परफेक्शन बता देता हूँ एक सेकंड में। इम्परफेक्शन आप जाते हैं, पहली बात तो मुझे इम्परफेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। सिंपल, मैंने कहा फिजिक्स चाहिए तो सिंपल लैंग्वेज आपको मालूम हो। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही। इम्परफेक्शन का मतलब होता है अपन कहते हैं दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमियां छूट जाती हैं, सही है ना। और अगर आप बात कर रहे हैं ऐसे ध्यान देखना, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो हमने कहा अपनी तरफ से हम सारी सावधानियां लेंगे, जैसे आपने तमाम सारी एरर्स पढ़ी थी उन बेसिस पे कहता हूँ इंस्ट्रूमेंट आप बढ़िया एक अच्छा कंपनी का नया फ्रेश इंस्ट्रूमेंट लेंगे। पर्सन मैंने कहा था आप एक एक्सपीरियंस्ड हाई सैलरीड ट्रेंड व्यक्ति आप लेंगे जो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का असर आता था, कोशिश करेंगे उस एटमॉस्फेयर के असर को भी हम बचाएंगे, सारी सावधानियां आप रख लें। स्टिल देयर आर सम इम्परफेक्शंस, कितना भी अच्छे से कोई ना कोई काम करें कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाएगी, और एक कमी है प्रैक्टिकल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन में समझता है प्रैक्टिकल में कुछ लिमिट होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे भी मान के चले आपसे 10th का ही कहा जाए, आपने से कुछ लोग हम बता दें पढ़ने में बहुत अच्छे रहे लास्ट ईयर 10th में, जब उन्होंने हम एक सिंपल सा पेपर ले मैथमेटिक्स का पेपर दिया ही होगा, पूरी तैयारी होगी, बढ़िया तैयारी होगी और हो सकता है आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ जाएं, लेकिन जिसके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं उससे भी अगर पूछोगे एग्जैक्टली क्या तुम्हारी मैथमेटिक्स की तैयारी एकदम पूरी थी, वो भी कहेगा नहीं यार थोड़ा कुछ, क्यों, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होंगे। तो ये इम्परफेक्शन है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसी एरर्स जो आपको मालूम है क्यों हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, बट आप उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हैं कि इसके आगे आप उस काम को नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैलोरीमेट्री या टेम्परेचर से रिलेटेड। मान चलें एक सिंपल सी बात करता हूँ, आपके घर में हम कहते हैं कभी भगोने में सब्जी बने या ऐसी कोई चीज़ बने, चाय बने, आप ढक देते हैं। अब मान चलें आपको ये देखना है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉइलिंग वाटर, क्या करोगे, प्लेट हटाओगे, थर्मोमीटर डालोगे। अच्छा एक बात याद देखना, प्लेट हटाकर ही थर्मोमीटर डाला जा सकता है, ये आपको मालूम है। जैसे आप प्लेट जरा सी भी हटाएंगे और थर्मोमीटर डालेंगे, कुछ हीट और कुछ वेपर्स बाहर निकल जाएंगी।
ये प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन है, ये दूर कर ही नहीं सकते। मालूम है कुछ ना कुछ हीट बाहर निकल जानी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्लेट में थर्मोमीटर को चक्कू की तरह पकड़ा जैसा और घप बोले प्लेट के आर पार, नहीं हो सकता। प्लेट हल्का सा हटेगी, थर्मोमीटर जाएगा, स्पेस बनेगी, कुछ हीट लॉस होगा, एंड दैट हीट लॉस कैन नेवर बी प्रोटेक्टेड। दैट इज द प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये हो ही नहीं सकता, और खूब पता है क्यों हो रहा है, ये इम्परफेक्शन है। जो मैंने कहा था कहीं ना कहीं अपन अटक जाते हैं। सही है, क्या ये समझ में आ जाता है? हाँ या ना बताएं। रोहिणी थी शायद, कौन था ये? रोहिणी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं इस बात जो हम बात कर रहे थे। हमने कहा ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी। अगर हमेशा मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर एक सवाल और बनता है, भैया अगर हमेशा कुछ गड़बड़ है तो एग्जैक्टली कोई वैल्यू कितनी थी ये कैसे पता चलेगा? क्यों जो भी नापने जाएगा हम कह रहे हैं सब गलत है। आप 15 लोग बैठे हुए, 15 के 15 नाप के आ जाओ, मैं सबको बता दूंगा सबने कोई ना कोई एरर की है, आप में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा सेंटेंस ही ऑलवेज। तो फिर सही वैल्यू कहाँ से पता लगाएं? तो सही वैल्यू पता लगाने के लिए ध्यान देखना, यहाँ से आपकी अगली चीज़ आती है, और ये अगली चीज़ आती है मैथमेटिकल एनालिसिस। और अगली बात बताता हूँ, जो पिछले टर्न को लेके टोका या पिछले टॉपिक को लेके मैथमेटिकल एनालिसिस पे जैसे ही आप जाते हैं, अभी रात में मैं आपको एक 5-6 पन्ने की एक शीट अपलोड करूँगा, सही ना? थोड़ा गंदी राइटिंग होगी वो एक बात मुझे मालूम है, पर उसके बावजूद आपको उसे देख के कम से कम अपने 4-5 पन्ने के नोट्स तैयार करने हैं। किस बारे में होंगे? इसी बारे में जो हम एरर्स बता रहे थे, वीडियो आपने देख लिया, सारी एरर डिस्कस कर दी, अब रिटर्न में आपको मिल जाएंगी, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे जो मैं क्लास में लिखाता हूँ वो। दूसरे नंबर पे मैथमेटिकल एनालिसिस अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी आपको मिल जाएगी, सिस्टमेटिक आप लिख लेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे उसके अगले टर्न में हम पहुँचेंगे सवालों पर, फिर आपके पास एक न्यूमेरिकल्स की शीट आएगी, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए बेटा तभी जुड़ें जब आप जुड़े रहने लायक हों। अगर आप इस लायक हैं कि आपको लगता है कि हाँ आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, तभी जुड़ें, है ना? अनावश्यक भीड़ नहीं। वैसे ही बोले फालतू बैठे थे, हमने कहा चलो क्या करें, बोले जूम की मीटिंग खेल लेते हैं सर से। मीटिंग खेल ली। आए मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाता हूँ कि आपसे करता हमेशा कुछ एरर है। तो पहला सवाल, आखिरकार किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू समझ में आता है, और लिख देता हूँ एक्चुअल वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब सब गलत हैं तो फिर सही कौन बताएगा? जब सारे गलत हैं तो एक काम करेंगे, इन सारे गलत का जो इलाज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपसे कहा जाता है a number of observations are made। आप तमाम सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और अगली बात एंड the arithmetic mean is considered as ट्रू वैल्यू। क्या करते हैं ध्यान देखना, तमाम सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। आप में से किसी ने 9th या 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसी किसी चीज़ की प्रैक्टिकल फाइल बनाने का कष्ट किया था क्या? किसी ने भी 9th या 10th में कहीं कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाने का कष्ट किया हो? बढ़िया किया था। तो आपने एक बात ध्यान दिया, हाँ जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं बढ़िया, हाँ आपने ऐसा ध्यान दिया था, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है, और ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कम से कम 3 बार वैल्यूज मार्क करते हैं। 3 वैल्यूज आर मिनिमम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कम से कम 3 वैल्यूज तो आपको लेनी है, पर जितनी आप ज़्यादा ले रहे हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कह रहा हूँ, वो बेहतर है आपके लिए। ये नियम है, इसका रीज़न ही है। आप क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्ट क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड, और उन सब का एरिथमेटिक मीन क्यों क्या ले लिया जाता है? ट्रू वैल्यू। ये डेफिनेशन आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, किताबों में मिल जाएगी, लेकिन एक सवाल बनेगा कि ऐसा भैया एरिथमेटिक मीन में क्या खास बात होती है? मैं तो एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान के चलो किसी चीज़ की लेंथ है एक्चुअली 6 से 6 मीटर। अब 4-6 आदमी उस रीडिंग को लेते हैं, इनमें से ध्यान देखना, एक 2 सेंटीमीटर ज़्यादा नापेगा, एक 6 मीटर के साथ 2 सेंटीमीटर कम नापेगा, एक 3 सेंटीमीटर ज़्यादा नापेगा, एक मान के चलो 3 सेंटीमीटर कम नापेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही कुछ होगा ना, कोई एक आध 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, कोई एक आध 1 सेंटीमीटर कम। अब तुम पूछोगे हमने
ये सारी चार वैल्यूज गलत हैं, चारों कहीं ना कहीं एरर हैं। लेकिन तुम पूछोगे एरिथमेटिक मीन हमने क्यों लिया? एरिथमेटिक मीन का मतलब याद है, चारों वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय 4। आप ध्यान देखो, जैसे ही तुम इन चारों वैल्यूज का टोटल करोगे, ज्यादातर एरर्स, ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा सारी, यहाँ तो सारी हो जाएंगी जो मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। क्योंकि आप देखना जिसने +2 सेंटीमीटर लिया था उसका -2 क्यों, जब सबका टोटल करोगे, एरिथमेटिक मीन का मतलब यही होगा ना, चारों वैल्यूज का टोटल, +2 सेंटीमीटर वाला -2 से कैंसिल हो जाएगा। किसी ने 3 सेंटीमीटर ज्यादा नापा था, किसी ने कम नापा था, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ द एरर्स वो कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, अभी तुम्हें से खुराफाती जरूर कोई पूछेगा, बोले सर 4 वैल्यूज ले रहे हो आपस में कैंसिल हो गई, अगर 5वीं ले लेते तो क्या होता? 5वीं माने चलो किसी ने 1 सेंटीमीटर ज्यादा नापा होता, दे दो, ट्रू वैल्यू नहीं हुई, गलती हो गई, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो उसके लिए मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन तुमने ध्यान दिया, कम से कम 5 एरर्स में से 4, 5 में से 4 मतलब 80% एरर तो वैसे ही खत्म हो गई, नंबर 1। अच्छा, एक मजेदार बात, एरिथमेटिक मीन लेते समय इन पांचों वैल्यूज को आप 5 से डिवाइड भी करेंगे, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर की एरर दिख रही है, अब ये 5 में डिवाइड होगी, और 5 में डिवाइड होगी तो 1/5 कितना आता है? 0.2। तो ये एरर रह जाएगी 0.2। यानी पहले जहाँ एरर कितनी आ रही थी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, वहीं एरर एरिथमेटिक मीन लेने पे सबसे पहला काम तो आधी से ज़्यादा एरर, मैं कह ही नहीं रहा पूरी, मैंने कहा ही नहीं पूरी एरर मैं नहीं कह रहा, नहीं तो कोई हमेशा कहेगा 5 में का क्या होगा। मैं कह रहा हूँ आधी से ज़्यादा एरर तो आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगी, कुछ प्लस कुछ माइनस, जो बेचारी बचेंगी उनमें डिवाइड एंड रूल लग जाएगा। डिवाइड एंड रूल मतलब जैसे ही 5 का एडिशन करके 5 से डिवाइड करोगे तो इस एरर की वैल्यू बिल्कुल स्मॉलेस्ट या बिल्कुल कम हो जाएगी, और इसलिए अब हम इसे ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। क्योंकि अब इतनी एरर तो चलती है यार, ऐसा नहीं कि तुम कहो बिल्कुल ही प्योर सब्सटेंस लेके आ जाओ। इसलिए मैंने कहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे, समझ में आ रहा होगा, ये जो एरर बच रही है, अगर 5 ऑब्जर्वेशन लोगे 5 से डिवाइड होगी, 10 ऑब्जर्वेशन लोगे 10 से डिवाइड होगी, और 20 ऑब्जर्वेशन लोगे तो 20 से डिवाइड होगी। इसीलिए हमने कहा था ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो क्या एक कंसेप्ट समझ में आ जाता है? ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि फॉर्मूला बुक्स बताती हैं, कंसेप्ट्स बताने के लिए भैया टीचर ही लगते हैं, वो है इन सवालों के जवाब टीचर दे पाता है। ये डेफिनेशन तो कहीं मिल जाएगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अरिथमेटिक मीन को ट्रू वैल्यू मान ले तो बच्चा भी बता देगा। हर आदमी क्यों करते हो ये एक्सप्लेन करना हमारा काम था, तो वो हमने कर दिया। बाकी एक पिद्दी सा काम और करेंगे। अरिथमेटिक मीन मुझे लग रहा है 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ रहे हो गए, और कंफर्म 7वीं से पढ़ रहे हो, इसमें हमसे कहना नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, ठीक है? वो हम कहेंगे तुम गधे रहे होगे 7वीं में। तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जब आप जाएंगे तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट A1, A2, A3 एंड AN, ये आपकी कौन सी वैल्यूज हैं? ये मैंने मान लिया आपकी वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज। किसी आदमी ने एक 8-10 वैल्यू निकाली, A1, A2, A3, A4, A5 एक्सेट्रा। तो ध्यान देखना, हम जिस बारे में बात कर रहे थे, जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी, अब ट्रू वैल्यू तो याद है अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, ट्रू वैल्यू ए से लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इन सब का अरिथमेटिक मीन यानी कि A1 प्लस A2 प्लस 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 AN अपॉन एन, तो ये मान ली जाएगी ट्रू वैल्यू। और ये क्यों मानी गई है, दैट आई हैव एक्सप्लेन। जिसे शक रहे वो दोबारा एक बार वीडियो चला के उसको दोबारा देख लेना। अब लास्ट कहानी, इसी को हम एक और मजेदार ढंग से लिखते हैं। ये लिखना शायद आपको मालूम हो, जो मैं लिखूंगा ऐसा दिख रहा होगा, समेशन लिखा है, लेकिन अब 11th फिजिक्स में, इसलिए कहा था एक आध व्यक्ति से, प्रथम दुबे जी जुड़े होंगे, शायद जुड़े हैं क्या? बढ़िया, प्रथम दुबे जी, इसलिए कहा था बेटा यहाँ चैप्टर का इंतजार मत करना, अब जो यहाँ बताने जा रहा हूँ यहाँ बता के खत्म कर दूंगा, ये चीज़ 50 बार आएगी। 11th की स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर दिया, बार बार उसको कहाँ डिस्कस करेंगे टाइम खराब करने के लिए। देखो ये जो आपका A1 प्लस A2 अपॉन एन, ये आपको मालूम है, इस फॉर्मेट को मैं समेशन फॉर्म में लिखूंगा, उसको लिखना एक बार सीख लेना। ये आपका दिस अपॉन एन, तो इसलिए मैंने लिखा 1 अपॉन एन, ये बाहर दिख रहा है 1 अपॉन एन दिख रहा है। अब ध्यान देखो, ये समेशन आएगा एज का, और समेशन हम लिखते हैं ऐसे, और हम लिखते हैं समेशन ए आई,
आई बता रहा है A1 A2 या A3, और इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी जाती है, क्योंकि ये चीज़ें 10th तक आपको कोई बताता नहीं, इसलिए आगे जाकर फंसते हैं। मैं पढ़ता हूँ A इज इक्वल्स टू 1/n समेशन, नॉट द सिग्मा, आई एम रीडिंग इट एज समेशन AI, और AI आगे पढ़ता हूँ लिमिट्स I बराबर 1 to n। अब ये मत कहना 2 कहाँ लिखा है, ये पढ़ा जाता है लिमिट्स, ये मैंने अपने मन से पढ़ा। क्या बता रहा है AI लिमिट्स I इज इक्वल्स टू 1 to n, का मतलब है AI, ये जो I आना है ये 1 से लेके कहाँ तक आना है, n तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं लिख दूं I बराबर 1 2, अब 2 लिखेंगे नहीं, पढ़ा जाता है I इज इक्वल्स टू 1 to 4, इसका मतलब I बराबर 1 to 4 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। और ध्यान रखना लिमिट कई बार चेंज होंगी, मान चलो हमने यहाँ लिख दिया लिमिट I बराबर 6 to 8। अच्छा इसका मतलब बताओगे, इसका मतलब क्या होगा समेशन का, समेशन आई बराबर 6 to 8, कोई मीनिंग बताएगा? सही कह रहे हैं, इसका मतलब होगा A6 प्लस A7 प्लस A8। तो ये क्या है बेटा, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सीखनी है 11th में, अगर हमने पिछले सालों में नहीं सीखी है बस, क्योंकि अब हम इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि खतरा बता देते हैं, जो शुरुआत से बैठे हैं उनको 2-3 बार वार्न किया है, द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स, दैट्स वाई ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जितनी भी ऐसी चीज़ें आएंगी आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज से परिचित कराता हुआ जाना मैं अपना काम मानूंगा। तो इसलिए मैंने कहा ये चीज़ अब आपको समझ में आती है, कहीं भी अब आगे आएगी तो मैं सीधा बोल दूंगा, आप बैच में बैठे हुए होंगे, मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, मैं कहूँगा लिख दो समेशन AI इज इक्वल्स टू 1 to n। अब आधे खोपड़ी खो जाते हैं, समेशन कैसे लिखें AI और I बराबर 1 to n कहाँ लिखना है, कहीं नहीं लिखना, मेरा मतलब ये है। तो ये समझ में आता है। हाँ, ट्रू वैल्यू निकालना समझ में आ गई, सबका अरिथमेटिक मीन ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। अब दूसरी चीज पर जाते हैं, ना देखना दूसरी चीज आएगी एब्सोल्यूट एरर। एरर तो मालूम ही है, एरर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल और मेजर्ड। 5 किलो आटा था, तुमने मान चलो 5 kg 100 ग्राम मेजर कर दिया, डिफरेंस इट इज द एरर। तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, वो तो कॉमन सेंस है, ये डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी आपका एक्चुअल वैल्यू थी और जो आपने ऑब्जर्व की है उसका डिफरेंस हम किस नाम से जानते जाएंगे, ये आप जानेंगे ट्रू वैल्यू के नाम से, सॉरी ये आप जानेंगे एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल ध्यान रखें, जब आप एरर्स लिखते हैं तो आप लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही होता है डिफरेंस, फिजिक्स में डेल्टा का मतलब हमेशा हुआ करेगा आप डिफरेंस। डिफरेंस A1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट पर्सन, क्योंकि तमाम सारे मेजरमेंट लिए गए थे उनमें से पहले आदमी ने कितनी गलती की, एक्चुअल देखना कितनी थी, जैसे मैंने कहा था एक्चुअल 5, और नापने वाले ने कितनी मान नापी A1 यानी 5 किलो प्लस 100 ग्राम। इसका जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, डेल्टा A1 यानी एरर। अब लास्ट कहानी, इसमें लगाएंगे 2 डंडे। ये 2 डंडे क्या चीज बताते हैं, ये डंडे हैं नहीं, ये 2 डंडे क्या चीज बताते हैं? सर इसका नाम तो नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा, पर इससे आंसर जब भी आना पॉजिटिव में आता है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है ललित का, ये कहलाता है, हाँ बिल्कुल सही, पूरा नाम है मॉडुलस। और हाँ मॉडुलस कहलाता है पूरा नाम, शॉर्ट में कहलाता है मॉड। तो इसको अभी अपन पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, मॉडुलस पूरा नाम है। अपन पढ़ेंगे डेल्टा A1 बराबर A-A1 मॉड या मॉड A-A1। मॉड A-A1 का मतलब है डिफरेंस है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही दूसरा आदमी भी तो नापने गया था, दूसरे की एरर कितनी हो जाएगी, दूसरे की एरर अब तो समझ में आ रही होगी, एक्चुअल कितना था और दूसरे ने कितना नापा। तुम कहोगे तीसरे की एरर बताओ, तो सबकी बता देंगे, उसमें क्या है, ऐसे ही तीसरे की निकल आएगी, एंड सो ऑन, nth भी निकल आएगा। अब ध्यान देखना, पहले आदमी ने भी एरर की, दूसरे ने भी की, तीसरे ने भी की, जब तीनों चारों आदमी एरर कर रहे हैं तो फिर एक आप मीन एरर निकाल सकते हैं, और ये कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। मीन
शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। एरिथमेटिक मीन लेना है, ऑन एवरेज कितनी एरर हुई, किसी ने कम की, किसी ने ज़्यादा की, किसी ने बहुत ज़्यादा कर दी। ठीक है, करने दो, मज़े लेने दो। अपन क्या निकालेंगे, एवरेज एरर कितनी हुई। तो एवरेज कैसे निकालोगे, मीन निकालना तो आता ही है, ऊपर ही बता रहे थे। कैसे निकालोगे, पहली एरर प्लस दूसरी एरर प्लस 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 nth एरर, और आप कह सकते हैं अपॉन n। कोई समस्या है इसमें। और अगर आपको मीन एरर समझ में आ गई तो फिर ध्यान दें कि एक और महान बात क्लियर हो जाएगी, और जो महान बात क्लियर होगी वो इसी को हम दोबारा लेंगे। इसका मतलब ध्यान देखना, आप कह सकते हैं और डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, फिर से देखो ध्यान से, ये 1/n, ये है समेशन डेल्टा ए। तो ये समेशन, ये डेल्टा ए सफिक्स 1 2 3 4 यानी कि आई, और आई की वैल्यू अभी फिलहाल इस समय हमारे पास है 1 to n। तो मैं पढ़ूंगा लिमिट्स i बराबर 1 to n। तो क्या ये समझ में आ जाती है कहानी। इस तरह से ध्यान देखना, हमने दोनों चीज़ें निकालनी, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी और आपकी एक ऑन एवरेज एरर कैसे निकलेगी। अब एक तीसरी चीज़ पे जाते हैं, तीसरी बात लेता हूँ रिलेटिव एरर। चलो रिलेटिव एरर से पहले एक छोटा सा तुमसे सवाल पूछ लेते हैं। रिलेटिव एरर में से पहले मुझे एक सवाल बताओ, मान के एरर तो समझ में आ गई, जो मेजरमेंट में डिफरेंस होगा वो एरर है, सही है। आवाज़ सभी को सही आ रही है। हाँ बोले सर, ये समेशन से सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया सर। कौन सा समेशन, जो आपने यहाँ लगाया ना 1/n समेशन, ये इसका सॉल्यूशन ये रहा ना। अरे इसका सॉल्यूशन ये रहा, तो यही तो लिखा है, इस साइड से देख लो, ये लिखा है 1/n, ये रहा 1/n समेशन डेल्टा ए आई। इधर चलो डेल्टा वाला छोड़ो, सिंपल वाला देख लो, इसका सॉल्यूशन ये रहा ना। समेशन ए आई का सॉल्यूशन नहीं, मतलब देखें। हाँ सर, तो वह सॉल्व करना है कि इस साइड वाला सॉल्व करना है? सॉल्व कैसे करेंगे सर, इस साइड वाले से? अच्छा बेटा, आपको वाह कितना अच्छा सवाल है। मुझे लग रहा है मेथड्स तुम सबने रट के पढ़ी है जिंदगी में। मुझे ये बताओ, मैं लिख दूंगा समेशन एक्स। अब समेशन एक्स का मतलब तुम एक्स का समेशन कैसे करोगे जरा बताना। समेशन एक्स तभी कर पाओगे जब भैया x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे। ये कैसा सवाल हुआ, करोगे तो यही ना, x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है, ये नोटेशन कहलाता है। भूल गए शायद, ये क्या लिखा जाता है, नोटेशन। और कहाँ लेते हैं, माइक बटा अपना म्यूट करना, जो पूछ नहीं रहा हो माइक म्यूट कर दिया करो तुरंत, उससे क्या होता है बाकी डिस्टर्ब में नहीं आएंगे, है ना। समेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, समेशन ऐसे ही करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल बात करता हूँ, 3 5 7 9, अच्छा छोड़ो 3 5 7 9 बड़ी डेट हो रही है, 1 2 3 4, इनका समेशन कितना आएगा, 1 2 3 4 इनका टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। बढ़िया, कैसे निकाला, सम कैसे किया, ऐसे ही किया वो ना, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, है ना। और जो अपने में से विद्वान व्यक्ति होंगे उनने ऐसे निकाला होगा, 4 और 3 5 6 7 और 2 8 9 और 1 10, है ना। ये इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती है, हु वर्क ऑन फिंगर्स, वो फिंगर टिप्स वाले होते हैं, जिनके कंसेप्ट एकदम फिंगर टिप्स पे होते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, है कि नहीं, और 1 10। तो जो मैंने कहा फिंगर टिप वाले इंटेलिजेंट लोग हैं, उनने भी बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, समेशन एक एक करके ही किया होगा। तो समेशन करने के लिए वापस यहीं जाओगे, ये इसको लिखने का तरीका है। इसने कहा जब भी ये लिखा मिलेगा ऐसे ध्यान देखना, डेल्टा, डेल्टा मतलब डिफरेंस। ये नोटेशन आप काय के लिए इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़ों के डिफरेंस के लिए। कभी भी डेल्टा एक्स डेल्टा टी कुछ भी आता है, ठीक है। मीटिंग अगर बीच में एंड हो तो दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा उन्हीं लिंक पर जाकर फिर से। ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि मीटिंग हो सकता है, अभी तो टाइम है, अभी तो शायद मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा सा। बाकी मैंने कहा अगर ख़त्म हो जाए बीच में तो याद रखिएगा दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे। अब तो ये समझ में आ गया, समेशन का सॉल्यूशन ये आएगा। समेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये तो तुम अपने तरीके से जोड़ोगे, और अपना तरीका कौन सा है, ये वाला, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैं पहले बता रहा था, ठीक। अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, फिर इस बात इसका आंसर में लग रहा है मीटिंग अगली मीटिंग में मिलेगा, यानी अभी नेक्स्ट रिज्वाइन करने पर। और जो पूछ रहा था उसको मुझे बताएं, मेरे पास 2 दुकानदार हैं और 2 दुकानदारों में से एक
मान चलें शक्कर तौलते समय 50 ग्राम की एरर करता है और दूसरा जो है वो 500 ग्राम की एरर करता है। आई एम रिपीटिंग, आई हैव 2 शॉपकीपर्स एंड वन ऑफ देम, ये 50 ग्राम कम शक्कर तौलता है, शॉपकीपर नंबर बी ये आपकी 500 ग्राम कम तौलता है। मुझे बताएं, अगर आपको शक्कर खरीदने जाना पड़े तो इन दोनों में से किससे खरीदोगे? बताएं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किससे? ए वाले से खरीदेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे 3-4 लोगों ने कम से कम माइक अनम्यूट होते मैंने देखे, उन्होंने ए कहा है, ठीक है, जो 3-4 टिक लगा दिए। कोई बी वाले से तो नहीं खरीद रहा? कोई बी वाले पे तो नहीं है, हैं? नहीं, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर। ए वाले से आप क्यों ले रहे हैं मुझे बताएं? एरर कम है, बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम इस दुकानदार पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एरर इन द मेजरमेंट कम है। लेकिन हम एक मैं महान बात बताता हूँ, मैं हमेशा दुकानदार बी से ही खरीदता हूँ। अब तुम पूछो क्यों है? बोलो बोलो, बताओ बताओ। आदित्य शर्मा, सर आप थोड़े ज्यादा अमीर हो गए। नहीं बेटा, यहाँ अमीरी से लेना देना नहीं था, तुम भूल गए। तुमने यहाँ भी अपना कॉमन सेंस लगाते हो, ध्यान नहीं दिया। जो अमीर होता है वो अमीर होता ही इसलिए कि उसने एक एक पैसा बचाया होता है। जो अमीर होता है वो अमीर बने इसलिए होता है कि एक एक पैसे को दांत से पकड़ के चला होता है, तभी तो अमीर हुआ होता है। इसका मतलब कन्फर्म है, यहाँ अमीरी से इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि अमीर होने का तात्पर्य कहीं से कहीं तक मूर्ख होना नहीं है। अगर कोई आदमी 50 ग्राम शक्कर कम तौलने वाले को छोड़कर 500 ग्राम कम तौलने के वाले के पास जा रहा है, मतलब वो बेवकूफ़ है। और मैंने कहा था अमीरी का बेवकूफ़ी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता नहीं है, ये इन्वर्सली होगा, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी अमीर बन सकता ही नहीं है। सही है? तो फिर मुझे बताएं, मैं 500 ग्राम कम क्यों तौल, जो कम तौल रहा है उस पास क्यों जा रहा हूँ? आपको पता ही नहीं कौन है? नहीं, मुझे पता है। देखो, मुझे इतनी अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम तक को बता दिया, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? मैं बताता हूँ, इसका कारण आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, मैंने दोनों में कम कहा है, चिंता नहीं करें, मैं कारण बता देता हूँ। ये वाला दुकानदार ध्यान देखना 1 किलो में 50 ग्राम कम तौलता है, और ये वाला दुकानदार 1 क्विंटल में 500 ग्राम कम तौलता है। मुझे लगता है 1 किलो में 50 ग्राम काफ़ी कुछ होता है, मतलब रखता है, और 1 क्विंटल में 500 ग्राम, ये तो बेटा बोरियों में बोरी में ट्यूबवेल चिपकी रह जाती है। इसको तो दुनिया में कोई भी दुकानदार और कोई भी आदमी सही नहीं कर सकता। इसलिए मैं इससे लेता हूँ, क्योंकि उसके 1 क्विंटल शक्कर लेने पे केवल 500 ग्राम की एरर आती है, केवल 500 ग्राम कम निकलती है। अब तुम बताओ, तुम गलत दुकानदार के पास क्यों गए? हैं? नहीं, गलत सवाल आपने पूछी नहीं थी, ये आपको पूछना चाहिए था। मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान चले आप में से कुछ लोग फिजिक्स यहाँ अटेंड कर रहे हैं, आपका कोई और मित्र फिजिक्स कहीं और अटेंड कर रहा है, या चलो 10th तो बोर्ड था, 11th की बात कर लेते हैं। किसी एक ने किसी एक स्कूल से टेस्ट दिया, किसी ने दूसरे स्कूल से टेस्ट दिया। मान चले एक आदमी के पर्सन ए के किसी फिजिक्स के टेस्ट में 40 नंबर हैं, और पर्सन बी उसके फिजिक्स टेस्ट में 50 नंबर हैं। इनमें से कौन सा इंटेलिजेंट है? किसने फिजिक्स ज़्यादा बेहतर पढ़ी है? हैं? कितने में से? आप सही कह रहे हो, तुमने ध्यान नहीं दिया। जब भी तुम्हारे रिजल्ट बनते हैं, जब भी तुम्हारा टेस्ट होता है, इवन तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट तक बनेगा, तो नंबर ऐसे थोड़ी दिए जाते हैं 40 और 50, ऐसे दिए जाते हैं। अगर ध्यान देखना, नंबर ये हैं तो आपका जवाब बी होगा, बी इज इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आपके नंबर ये हैं तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। ये 80% वाला है, 50% वाला है। भैया ये ध्यान से देखना, ये जो चीज़ है, कितने नंबर आए, कितनी एरर की, कितना हुआ, ये आप ये मत कहना हमने नहीं बताया, ये आपने पूछा नहीं, ये तो हमेशा बताया जाता है। इतने में से इतने आए, नहीं तो ऐसे तो कोई आदमी बता देगा कितने नंबर आए, बोले 10, कितने में से, यही तो इम्पोर्टेंट है, कितने में आए। इसलिए अब अगली बात करते हैं, ध्यान से देखें। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, एब्सोल्यूट एरर काम में नहीं आती। आपकी जो एरर थी कितने में से हो रही है, ये काम में आएगा। और इसीलिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो आता है रिलेटिव एरर। मीटिंग एंड हुई क्या? नहीं हुई ना? ठीक है।
जो कंसेप्ट आएगा मैंने क्या आएगा वो आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बताता है, नहीं ध्यान गया, कितनी एरर हो रही है, 100 ग्राम या 50 ग्राम, और सबसे बड़ा सवाल कितने में हो रही है, कितने में हो रही है, ये खास बात है। और अगली चीज़ ध्यान दिलाता हूँ जो आपने पढ़ रखी है, जो अभी आपसे बात कर रहा था रिलेटिव है, वो आपके टेस्ट के नंबर के, जैसे आपने पेपर दिए कभी भी और आपका रिजल्ट बना आप बताते हैं, सपोज करें किसी के नंबर कुछ भी आए तो कोई भी आदमी अपना रिजल्ट ऐसे नहीं बताता, बोले सर पिछली बार मेरे 276 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 350। सामने वाला भी सोचता रहेगा आए कितने थे। एक्चुअली अपन अपना रिजल्ट कैसे बताते हैं, हमारी परसेंटेज थी 70 80, नहीं बस यार 80 बहुत है, तुम्हारा लेवल इतना ही है इससे ऊपर में, है ना। तो मैंने कहा 70 और 80 जो आप परसेंटेज बता रहे हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया, आप क्या कर रहे होते, आप यही तो कर रहे होते हो कितने नंबर आए, कितने में से आए और मल्टीप्लाइड बाई ज्वाइनिंग आपकी हो गई। मैं आपसे लास्ट बता रहा था, मैंने कहा था परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। रीजन समझ में आ गया होगा, ये वही कारण है जैसे आप टेस्ट के मार्क्स निकालते थे, टेस्ट के मार्क्स कितने आए, ये एब्सोल्यूट हो गए, कितने आए ये काम नहीं करेंगे, कितने में से कितने आए दैट इज बेटर वे, ये रिलेटिव हो गया। और सबसे खास बात है ऐसे एक्सप्रेस करने में मजा नहीं आता तो अपन इन शॉर्ट क्या कर देते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% है ना, परसेंटेज हो गई, समझ में जल्दी आ जाती है। 2% एरर है, 5% एरर है, आदमी को समझ में जल्दी आता है। तो क्या है समझ में आता है, तो एक पहली मैथमेटिकल एनालिसिस का पहला पार्ट आपके लिए तैयार हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिनके वीडियो ब्लर हैं वो स्क्रीनशॉट ना लें, जिसका बेहतरीन आए वो इसको ग्रुप पे शेयर कर देना है स्क्रीनशॉट को, तो जिस बेचारे का नहीं आया होगा उसको भी बाद में दिख जाएंगे। बाकी मैं वो शीट तो आज आपकी डाल ही दूंगा। तो एक काम करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं साइड में हूँ। ले लिया, ठीक है। और जिन्हें नहीं ले पाया तो जिसने ले लिया अच्छा, जिसका आया हो हम कहते हैं आराम से उसमें शेयर कर देना, ग्रुप में ले आए तो दूसरों का काम चल जाता है। अब इस बेसिस पे जो आपके यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, उसकी बात करता हूँ, ध्यान से इधर देखें। द क्वेश्चन विच अपीयर्स इन योर एग्जामिनेशन, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन। 5 मिनट हमको लगेंगे इसको सॉल्व करने में और आपको समझ में भी आएगा आखिरकार ही कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन है आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रॉड वाज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। तो मैं इन शॉर्ट लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ ए रॉड, और इस टाइप का आप क्वेश्चन देखेंगे इन ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्रेशर यू विल गेट इट। केवल ये नाम चेंज होंगे, लेंथ ऑफ रॉड, कोई टेम्परेचर कोई टाइम वो चेंज होता रहेगा नाम। द लेंथ ऑफ ए रॉड वाज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एज 2.48 मीटर। ये आपसे कह रहा है ये मेजर की गई 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, इसके बाद बताता है 2.49 मीटर, और 2.49 बाद 2.50 और 2.48, 2.50 एंड अगेन 2.48 मीटर। क्या है समझ में आ गया? आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ रॉड वाज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट एज दिस 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 दिस। जो मैंने कहा यहाँ के नाम चेंज हो सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ समथिंग, द स्पीड ऑफ ए कार, होगा यही, आपको 4 या 5 वैल्यूज आपसे दी जाएंगी। अब जो आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्वेश्चन में गलत सुना देता हूँ उसमें आंसर के फॉर्म में करूंगा। ये क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द एक्चुअल लेंथ और एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशंस एंड द परसेंटेज एरर। मतलब समझ में आ रहा होगा, जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिए बैठे हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। क्या करेंगे ध्यान देखना, सॉल्यूशन भी आप बताता जाता हूँ, बड़े इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले नंबर 1 हम जाते हैं, आपको इस टाइप के 5 वैल्यूज दिए हैं इन सम एक्सपेरिमेंट, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपसे कैलकुलेट कराएगा वो क्या कैलकुलेट कराएगा, वो आपसे कैलकुलेट कराएगा एवरेज वैल्यू, और यू कैन से इट एज द ट्रू वैल्यू। अब आपको ये उस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा जो तमाम सारे लोग पूछ रहे थे कि हम समेशन लेंगे कैसे। कुछ नहीं लेंगे, हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो भैया एडिशन तो हम अपने तरीके से करेंगे ना। एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, ये होती है A1 + A2 + A3। अब चेक कर लेना कितनी रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5, ये तो समझ में आ रहा है। फॉर्मूले से एकदम रटे हुए फॉर्मूले मत जाना, दिमाग लगाना। फॉर्मूला था I1 to N, 1 to N मतलब जो भी हो, या A1 + A2 + ... AN।
अब हम कितने लें, तो अपने को तो अपने हिसाब से लेने पड़ेंगे ना, n मतलब नंबर 1 2 3 4 5। तो हम जब लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अपॉन n, अपना n 5 है। तो ये फॉर्मूला हर बार हमारा बदलता रहेगा एज पर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन। अब देख रहा होगा क्या करोगे, अब तो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हैं, आ भी गया, वेरी गुड। चलो बाकियों को बता देता हूँ, यही आप कर रहे हैं 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2 इतना तो समझ में आया था यार। एवरेज 1000 बार निकाले, कितना आया जरा मुझे बता देना। 2.48, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कि आप लोग हम कह रहे हैं, इसलिए कहा था भैया कुछ लोग जब इतने अच्छे ढंग से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि इंस्टेंट हम बता दें क्वेश्चन करते आते हैं तो नॉर्मल है, पर उन लोगों से थोड़ा अच्छा नहीं लगता जो कहते हैं क्वेश्चन आपने डाल भी दिए हो, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं, क्या है, क्वेश्चंस को आप देखें और सॉल्व भी करें। अब जब एवरेज वैल्यू निकल आई तो याद देखना, अगली चीज़ जो हमने निकाली थी मैं उसका नाम बताता हूँ, क्योंकि अब वो स्क्रीनशॉट आपसे आप उसको देख हो सकता है ना पाए, मैं बता देता हूँ। अब आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। एब्सोल्यूट एरर आप ऐसे निकालेंगे, पहली एरर होगी मॉड a माइनस a1, और जो मैंने कहा था ये पहला चैप्टर यही सीखने में है, मॉड क्या है, इसका मतलब क्या है। आओ देखते हैं, डेल्टा a1 पहली एरर मतलब पहले मेजरमेंट की, a एक्चुअल वैल्यू ये आपने निकाल रखी है 2.48 माइनस पहली रीडिंग, बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग है, 2.48 बराबर 0। पहला समझ में आ गया होगा, नंबर 1 डाल देता हूँ। अब ऐसे ही नंबर सेकंड यही निकाल देते हैं, ठीक है, कॉपी में तो आप एक के बाद एक निकालना। डेल्टा a2 बराबर जाओगे तो क्या आएगा, मॉड a माइनस a2, मॉड a माइनस a2, a हमारा कितना है, a है हमारा, ये तो परमानेंट है 2.48 माइनस a2। सेकंड ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा 2.46 यानी कितना आएगा 0.02 ना, तो 2 ये हो गया, चलो छोटा सा घुस गया। अब ऐसे हम तीसरे नंबर में आते हैं तो आने लगे होंगे यार समझ में। डेल्टा a3 जाओगे, व्हाट विल बी मॉड a माइनस a3 यानी डिफरेंस ऑफ द थर्ड वन पे जाओ। थर्ड वन ए तो क्लियर है 2.48, थर्ड वन कहाँ चली गई, 1 2 3, ये हो गई 2.49। अब ध्यान से देखना, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ पर आंसर आपका पॉजिटिव आया था, बड़े में से छोटा लेने, एक मजेदार बात है, यहाँ भी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने लगा रखे हैं, दिख गए, मॉड, इसलिए ये आंसर आएगा 0.01। अब चौथा ले लेते हैं, चौथा ओरल कर दूं, 2.48 और 2. चौथा कौन सा, यही है ना, चौथा आंसर नहीं आया समझ में, डायरेक्ट लिख दूं कि नहीं लिखूं, लिख दूं यार, इतना तो थोड़ा तो अपन समझदार होते ही हैं। ऐसे ही पांचवा, अब ऐसे ही तीसरा चौथा निकाल देना एग्जाम में हो तो, पांचवा कौन सा होगा, पांचवा फिर 2.48 है, फिफ्थ वाला 0 हो जाएगा। अब आप देखना, इसके बाद हमने क्या निकाला, तो जो 5 टाइप की एरर निकाल आई, एक्चुअली हमें निकालनी पड़ेगी एवरेज एरर कितनी हुई, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए कैसे निकलेगी, तो फिर भाई आप अपनी मैथमेटिक्स जो आप पढ़ चुके हैं उसी को ध्यान रखें, मीन निकाल रहे हैं, खत्म। एब्सोल्यूट एरर का 5 एब्सोल्यूट एरर है, मीन निकालने का मतलब मालूम है, मीन निकालने का एक ही तरीका होता है, पांचों ऑब्जर्वेशन 5 है ना, पांचों ऑब्जर्वेशन और अपॉन 5। अब क्या करोगे, कुछ मत करना यार, पांचों ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं, 0 पहली है, दूसरी आपकी, दूसरी कहाँ चली गई, 0.02 है, तीसरी ये रही कहाँ है 0.01, चौथी आपको दिख रही होगी, चौथी है 0.02, पांचवी मजेदार है 0/5। इतना तो निकाल लोगे कि इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे, 2 2 4 5 ही हो रहे हैं, 5/5 मतलब बढ़िया। तो यानी अपन इसको एक काम कर देते हैं, ये हमने लिख दिया। अब तुम कहोगे ये निकला, क्वेश्चन ध्यान आ गया, क्वेश्चन क्या था, यही था, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं था, यही कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट और रिलेटिव या परसेंटेज एरर। तो बस तीसरा नंबर अपने आप दिख रहा होगा, तीसरा नंबर इसमें निकाला जा सकता है
रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर ध्यान है, रिलेटिव एरर बताती है कितनी एरर हुई और कितने में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं वो 1 क्विंटल शक्कर वाला एग्जाम्पल था, कितनी एरर कर रहे हो 0.01, कितने में हुई तो कितना कहाँ चला गया, इतना नापा है। चाहे तो आप इसे डेसिमल में या उसमें निकाल सकते हैं, ये काम मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। और चौथी और लास्ट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले परसेंटेज एरर बताओ तो परसेंटेज कितनी होती है, तब एक छोटा सा काम कर देता हूँ, देखो ध्यान से, वो कर देता हूँ। अच्छा फिल इन द ब्लैंक तो कर लोगे भैया, फिल इन द ब्लैंक, एक ही ब्लैंक भरना है तो सीधा सीधा वही हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर एक छोटा सी चीज़ आपको और बताएंगे, बस एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्वेश्चन आपको मजेदार काम करेगा। सर परसेंटेज वाले का आएगा 0.403। 0.403 बिल्कुल सही आंसर है आपका। किसने निकाल लिया ये? अरे नाम और बता दो, नहीं तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। गुड, प्रथम दुबे, बढ़िया। नहीं क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है तो पता नहीं चलता कौन बोला, मोबाइल उधर रख देता हूँ ना। ठीक, तो ये आपका एक काम करें, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जो मैंने कहा था जैसे इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड करके तुम भी उसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा, कुछ नहीं, एक छोटा क्वेश्चन और कर दें बस। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हाँ ना बताएं, ले लिया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, आधा क्वेश्चन, हालांकि यही आपको बता दें शीट में भी मिलेगा, इसलिए आप इसको पहले से अगर लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये आपके पास एक फायदेमंद होगी। आपसे कहता है इक्वल डाटा दे रहा हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन है, इन द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब क्या है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बस डाटा लिख देता हूँ। डाटा है आपका 2.63 सेकेंड, कॉमा करके दिया है 2.56, फिर आपको दिया है 2.71 एंड 2.71 एंड 2.42। अच्छा ऐसा ही 5 ही है, बढ़िया। और आपको दिया है 2.80, पढ़ने में आ रहे हैं, ये आपके दिए हुए हैं, थोड़ा 2 को और अच्छा कर दूं, ये लो 2.42, 2.56। कौन सी फर्स्ट वाली, ये वाली? 2.63। उधर यूँ आपसे स्क्रीनशॉट लेने को कहूँगा, आप चिंता नहीं करें। 2.56, 2.71, 2.42 और लास्ट है आपका 2.80। यूनिट आपकी हो गई सेकंड। अब आप समझ आ रहे, क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा क्या क्या पूछा गया है? नहीं, क्वेश्चन वैसे ही बता देता हूँ, ओरल खुद ही देख लो। आपसे पूछा गया है आप एक्चुअल टाइम पीरियड निकालें, समझ में आ रहा होगा एक्चुअल टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। फिर आपसे कहा गया है एब्सोल्यूट एरर्स निकालें, चारों पांचों मेजरमेंट की। लास्ट आपसे कहा गया है रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने। तो करना क्या है, जो आज अपन ने पढ़ा है बस उसी पे आपको चले आना है। 5 वैल्यू दी हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, पांचों का एवरेज, फिर एक एक एरर कैसे निकलेंगी जो यहाँ निकाल रखी है, सभी आधी मिटी नहीं है। डेल्टा A3 बराबर मॉड A माइनस 3, डेल्टा A4 बराबर मॉड A माइनस A4, एरर निकालोगे। फिर इसी पैटर्न पे मीन एरर, लास्ट रिलेटिव और परसेंटेज एरर। अब आप इस क्वेश्चन को केवल एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप घर पे एक बार करें। और बाकी मैं अभी 9 बजे के आसपास, क्योंकि तो तुरंत मेरी दूसरी क्लास है 12th की, इसके बाद इसको मैं आपकी शीट अपलोड कर दूंगा, तो नोट्स बनाना शुरू कर दें। हाँ सर ग्रुप में कैसे भेजेंगे, मैसेज ही नहीं भेज सकते हम? अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अभी मैं अलाउ कर दूंगा थोड़ी देर से, है ना, व्हाट्सएप में भी अलाउ की दे रहा हूँ। ये समझ में आ जाता है, तो इसका आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लें। और पिछला जिनका काम छूटा हुआ है वो भी हम बता दें, और पिछला काम छूटा होने से मतलब जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब प्रथम तो वे जी उन्होंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, उनसे नहीं कहेंगे, उनके लिए जब पढ़ाएंगे तब बात चलेगी। लेकिन कम से कम जो पढ़ रहे हैं वो अपना पिछला कार्यक्रम कंप्लीट कर लें, ठीक है।
और इसके बाद आपको अगले टर्न पे इसी से रिलेटेड कुछ खास सवाल और एक बहुत बढ़िया चीज़ बताएंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। और अब आपको समझ में आएगा फिजिक्स हम कहते कैसे हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आई थिंक, जिन्हें लेना हो ले लो, फिर हम इसका एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं एंड करूंगा 1 मिनट बाद। इससे आपको क्वेश्चंस की वैल्यू बिल्कुल सही सही मिल जाएंगी। और कोई किसी को डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलें एंड कर दें अब। 1 सेकंड एंड करने से पहले चल बढ़िया कर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।